So let us read the next question. Question number 10. अब ये जो स्प्रिंग टाइप के क्वेश्चन है, वी आर सॉल्विंग वेरी सिंपल इन अरेंजमेंट गिवन इन फिगर. तो हमारे पास एक डायग्राम है, इसमें एक अरेंजमेंट है. इफ द ब्लॉक ऑफ मास m is displaced, the frequency of oscillation is given by. तो why frequency of oscillation? क्योंकि अगर to identify these two are in series or if these two are in parallel. सीरीज में कि पैरेलल में? सीरीज में है, पैरेलल में है. सीरीज में है कि पैरेलल में है? ये ना, if these two are in series or these two are in parallel, they are not in series. Why not? पैरेलल क्यों पैरेलल? क्योंकि if you look, पहला जो स्प्रिंग है उसका एक पॉइंट रिजिड सपोर्ट पे है, दूसरे का भी एक पॉइंट रिजिड सपोर्ट पे है, और दोनों स्प्रिंग का एक एक पॉइंट मास को है. और दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन. मैंने अभी बताया, इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन आई जस्ट टोल्ड यू, पैरेलल में दोनों पॉइंट्स दे आर कॉमन टू द टू पॉइंट्स. दो रेजिस्टेंसेस है, अगर एक सिंगल पॉइंट कॉमन हो तो सीरीज, दोनों पॉइंट कॉमन हो तो पैरेलल. फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने ये दोनों पॉइंट्स, मतलब एक एक टर्मिनल ए पॉइंट को ज्वाइन कर दिया और दूसरा टर्मिनल बी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो क्या बन जाता है? पैरेलल. तो स्प्रिंग के केस में भी एक एक पॉइंट इट इज कनेक्टेड टू रिजिड सपोर्ट एंड दूसरा पॉइंट इज कनेक्टेड टू द सेम मास. मतलब दीज टू स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल. पैरेलल में है, तो पहले आइडेंटिफाई करो इफ दे आर इन पैरेलल और इफ दे आर इन सीरीज. तो कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन. नाउ स्प्रिंग्स इन पैरेलल behave like resistances in series. What is equivalent resistance of two in series? R1 plus R2. यहाँ पे ये जो है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है K, इसका इक्विवेलेंट आएगा K1 plus K2. तो आपको याद रखना है ये, you need to remember this. Springs in parallel behave like resistances in series. Springs in parallel behave like resistances in series. तो इक्विवेलेंट विल बी K1 plus K2. हमको क्या पूछा था? फ्रीक्वेंसी. यू नो व्हाट इज टाइम पीरियड? 2 पाई बाय ओमेगा. यू नो व्हाट इज ओमेगा? रूट ऑफ K बाय M. यू नो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? 1 अपॉन टाइम पीरियड, मतलब 1 अपॉन 2 पाई, 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ K बाय M या M बाय K? अच्छे से बताओ. K बाय M. वाई K बाय M? क्योंकि ये आ जाएगा 2 पाई रूट ऑफ M बाय K. इसका रेसिप्रोकल आएगा रूट ऑफ K बाय M. करेक्ट. हमारे पास एक स्प्रिंग था कि दो स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन था, तो यहाँ पे क्या आएगा?
तो फ्रीक्वेंसी विल बी 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ k1 प्लस k2 बाई m। ऐसा कोई तो एक ऑप्शन होगा 1/2 पाई रूट ऑफ k1 प्लस k2 बाई m, है क्या? ऑप्शन नंबर बी 1/2 पाई रूट ऑफ k1 प्लस k2 बाई m। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल स्प्रिंग मतलब दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम होगा, k1 इक्वल टू k2 इक्वल टू k। देखो k1 k k2 k, यहाँ पे भी k एंड k आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो पहले उनको सीरीज में कनेक्ट किया, एंड देन इन पैरेलल एज शोन इन फिगर। A mass m is suspended from them. The ratio of their frequencies of first case A case and to that of second case। तो पहले केस का फ्रीक्वेंसी और दूसरे केस का फ्रीक्वेंसी पूछा है। तो मैंने अभी बताया था स्प्रिंग्स इन पैरेलल बिहेव लाइक रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो उल्टा भी तो है, स्प्रिंग्स इन सीरीज बिहेव लाइक रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो अगर आपको याद होगा तो पैरेलल रेजिस्टेंस 1/Rp is 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 plus 1/R4 plus 1/R5 etc. राइट। तो अगर मैं स्प्रिंग्स को सीरीज में लगाता हूँ तो आई विल गेट 1/k इक्विवेलेंट एज 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। राइट। मैं आपको फर्दर शॉर्टकट बताऊंगा क्योंकि स्प्रिंग का क्वेश्चन आई नॉर्मली डू नॉट राइट डाउन द आंसर्स ऑफ इट, क्योंकि ये ओरली होना चाहिए। अगर हमारे पास सारे रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के थे और n रेजिस्टेंसेस थे तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r n टाइम्स। तो अगर आपको याद होगा ये आया था n/r, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, अगर 2 टाइम्स तो 2/r, 3 टाइम्स तो 3/r, 4 टाइम्स तो 4/r, n टाइम्स तो n/r। तो यहाँ से हमको मिलता है r पैरेलल इक्वल टू r/n। करेक्ट। नाउ सिमिलरली अगर मेरे पास आइडेंटिकल स्प्रिंग्स है इन सीरीज तो 1/k प्लस 1/k प्लस 1/k प्लस 1/k, अगर n है तो n/k। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इज नथिंग बट k/n। k/n हमारे पास कितने हैं? 2, तो क्या आएगा k/2, क्या आएगा k/2। सिमिलरली पैरेलल कॉम्बिनेशन तो हमने अभी देखा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीधा सीधा होता है k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस k4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो था ये सीरीज कॉम्बिनेशन का था, और अब देख रहे हैं पैरेलल का। अगर सारे के सारे k की वैल्यू सेम है तो kp इज k प्लस k प्लस k प्लस k n टाइम्स। तो इक्विवेलेंट इन पैरेलल इज nk। राइट। तो हम एक सिंगल फॉर्मूला बना लेंगे और नेक्स्ट टाइम इसको डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। नाउ गोइंग टू द क्वेश्चन, हमारे पास कितने स्प्रिंग्स है? 2। आइडेंटिकल है? यस। पहले किसमें है? सीरीज में। फिर किसमें है? पैरेलल में। सीरीज में मतलब ए डायग्राम और पैरेलल मतलब बी डायग्राम। तो सीरीज में अभी मैंने बताया सीरीज में क्या आएगा k/n, तो k/n यहाँ पे k/2। पैरेलल मतलब b केस 2k। राइट। करेक्ट। इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं बताना चाहिए था, आई शुड हैव टोल्ड यू जस्ट डायरेक्ट फॉर्मूला। हम क्या चाहिए? रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो एक काम करते हैं जनरल फॉर्मूला बनाएंगे फिर सॉल्व करेंगे, दैट विल बी बेटर थिंग टू डू। फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम पीरियड, मतलब 1/2 पाई रूट ऑफ k/n। करेक्ट है यहाँ तक? इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ k। तो ये अब फ्रीक्वेंसी याद रखना, सिर्फ मैं नोटेशन चेंज कर देता हूँ, फ्रीक्वेंसी को मैं f से डिनोट कर देता हूँ, f। तो फ्रीक्वेंसी इन सीरीज अपॉन फ्रीक्वेंसी इन पैरेलल विल बी रूट ऑफ k सीरीज अपॉन k पैरेलल। राइट। लेकिन k सीरीज क्या था? k सीरीज k/n तो k/n और पैरेलल क्या था? k कैंसल, तो रूट ऑफ 1/n² मतलब 1/n। करेक्ट। राइट। व्हाट इज n? 2। तो आंसर क्या आएगा? क्या आएगा आंसर?
1/2। सही है, गुड। अगर 3 होते तो 1/3, 4 होते तो इतना सब करने की जगह पे, बट डेफिनेटली बेसिक्स पता होना चाहिए। तो यू नीड टू रिमेम्बर दिस नाउ इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस। अभी मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। k/2 है क्योंकि दो स्प्रिंग्स थे सीरीज में, ये 2k है क्योंकि ये सब पैरेलल में। ये आ गया स्प्रिंग कांस्टेंट, फिर हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ k। therefore frequency in a case upon frequency in b case will be root of ka by kb, right? Root of ka is k/2 or this is 2k, so 1/4, 1/4 का root is 1/2, so ratio of frequencies is 1/2, right? लेकिन next time से what I expect is directly ratio of frequencies in series to that in parallel is 1/n, where n is number of springs, provided the springs are identical. For example, 10 identical springs are first connected in parallel, then connected in series. What is the ratio of frequencies? मैंने बोला first connected in parallel and then in series, n मतलब 10, correct? पहले सीरीज बाद में पैरेलल तो 1/10, पहले पैरेलल बाद में सीरीज तो 10। Done. This is how you are supposed to solve this question. Now you know trick. तो इसके आगे स्प्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन ओरली सॉल्व होने चाहिए, देखेंगे हम बाद में। A mass m is suspended from a spring of negligible mass. तो स्प्रिंग का मास नेग्लिजिबल है, लेकिन जो मास ब्लॉक आपने सस्पेंड किया उसका मास कितना है m. The spring is pulled a little and then released. उसको थोड़ा नीचे पुल कर दिया, छोड़ दिया, so that the mass executes simple harmonic oscillations with a time period t. The time period of oscillation is capital T. If the mass is increased by m, अब उस मास को हमने इंक्रीज कर दिया by m, then the time period becomes 5t/4. So new time period is 5t/4. The ratio of small m by capital M is. So extremely simple. पहले डायग्राम समझ लो। What we had is हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट था, इस रिजिड सपोर्ट पे हमने एक स्प्रिंग अटैच कर दिया, and then you have a block of mass m, capital M attached to it. यहाँ पे एक कैपिटल M ब्लॉक है, राइट? देन इसको अगर आपने नीचे पुल करके रिलीज कर दिया तो इट स्टार्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेशन। पहले केस में मास m1 था n, टाइम पीरियड t1 था t। नाउ व्हाट दे आर टेलिंग यू इज कि अब इसी सिस्टम को एक एक्स्ट्रा मास आपने कनेक्ट कर लिया है। यू हैव कनेक्टेड अ स्मॉल m एक्स्ट्रा मास, यहाँ पे इसको एक एक्स्ट्रा मास कनेक्ट कर दिया, so you have a small additional block here. Now in this case m2 आ गया ना, राइट? m2 आएगा ना, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये कैपिटल M था, ये स्मॉल m है, तो m2 इज कैपिटल M प्लस स्मॉल m, एंड t2 कितना है 5t/4, तो t2 इज 5t/4. The ratio of small n by capital M is, तो स्मॉल n by कैपिटल M का रेशियो पूछा है आपको, राइट? क्वेश्चन समझ में आया? एक स्प्रिंग था, उसके नीचे एक ब्लॉक था जिसका मास m है, एक दूसरा ब्लॉक है स्मॉल m, उसको हमने पहले ब्लॉक के नीचे अटैच कर दिया। पहले केस में मास m था, टाइम पीरियड था t, दूसरे केस में मास m2 मतलब कैपिटल M प्लस स्मॉल m है, टाइम पीरियड है 5t/4। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्मॉल m बाय कैपिटल M? सिंपल, टाइम पीरियड का इक्वेशन पता है, 2π√m/k, करेक्ट, राइट? 2π√m/k बराबर है ना? 2π के साथ m आता है हमेशा, अगर 2π ऊपर तो m भी ऊपर, सिंपल। तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू m, तो t1/t2 इक्वल टू रूट ऑफ m1/m2। अब t1 तो t और t2 है 5t/4, 5t/4, 4 गया ऊपर, इक्वल टू रूट ऑफ m1 इज कैपिटल M एंड m2 इज कैपिटल M प्लस स्मॉल m, tt हो जाएगा कैंसल आउट। Squaring on both sides, you have 16/25. 16/25 equal to capital M upon capital M plus small m. Cross. 16 capital M, 16 small m equal to 25 capital M.
25 माइनस 16 मतलब 9, तो 16m इक्वल टू 9 कैपिटल M। हमको क्या पूछा है? स्मॉल m बाय कैपिटल पूछा है ना? पक्का? यस। तो स्मॉल m बाय कैपिटल M इज 9 बाय 16, 9 बाय 16, ऑप्शन नंबर ए। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन है, you just need to know the formulas. Done. Next question. Again, कौन सा combination? Parallel. But this time the springs are identical कि नहीं, देख लो। S1 और S2 बोला है, और बोला क्या है? Identical, मतलब spring constants are same. In the figure, S1 and S2 are identical springs. The oscillation frequency of mass n is f. Mass n का frequency of oscillation is f. If one spring is removed, the frequency will become. तो अब इसका भी मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, थोड़ा से स्टेप्स कम हो जाएंगे। What I want you to remember is, मास तो सेम है, मास सेम है, तो what you need to remember is this। एक चीज याद रखो आप, सबसे पहले you need to remember frequency is directly proportional to root of k, क्योंकि frequency is 1/2 pi root of k by n, मास सेम है, तो frequency is proportional to root of k, राइट। अब पहले केस में K1, पहले केस की बात कर रहा हूँ, दो स्प्रिंग्स है ना, दे आर इन पैरेलल। If two springs of same spring constant are in parallel, what is equivalent? 2k, k plus k, that is 2k। अब इन्होंने क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि if one of the spring is removed, अगर आप एक स्प्रिंग को रिमूव कर दोगे तो k2 कितना हो जाएगा? ओनली k। तो मैं 4-5 स्टेप्स यहाँ से सीधा हटा रहा हूँ। You don't need to do all this because you now know दो स्प्रिंग पैरेलल में तो 2k, सीरीज में तो k/2। ये पैरेलल है क्या? यस। तो क्या आएगा? 2k। एक निकाल दोगे, निकाल दो, क्या बचेगा? एक स्प्रिंग, तो k। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ k। आपको पूछा है व्हाट इज द न्यू फ्रीक्वेंसी, तो व्हाट इज f2 by f1? इट इज रूट ऑफ k2 by k1। f2 is equal to under root of k2 by k1 into f1। Root of k2, what is k2? K, and k1 is 2k। k2 is k, k1 is 2k into f1 is f। f1 को क्या बोला है? f। cancel and cancel, तो what is f2? f by root 2। f2 equal to f by root 2। f by root 2, option number D। Done। Next question. What will be the force constant? Force constant मतलब spring constant K of the following spring system shown in figure। Now, आपको एक डायग्राम दिया है, आपको पूछा है इस सिस्टम का फोर्स कांस्टेंट मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, मतलब इसका इक्विवेलेंट पूछा है आपको। इन शॉर्ट दे आर आस्किंग यू व्हाट इज इक्विवेलेंट। अब थोड़ा सा प्रिंटिंग प्रॉपर नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है K1, यहाँ पे भी लिखा है K1, और यहाँ लिखा है K2। तो पहले दो स्प्रिंग्स दे आर इन पैरेलल, तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 2k1, करेक्ट? 2k1, तो दिस विल बी 2k1। तो वो दोनों, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब रिजल्टेंट इज 2k1, वो k2 के साथ आएगा सीरीज में। तो दिस विल बी इन सीरीज, रिमेंबर दिस विल बी इन सीरीज विथ k2। तो ये आ जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन, और वो था पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फाइनली 2k1 और k2 किस में है? सीरीज में। सीरीज का इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था? 1/k1 + 1/k2, लेकिन यहाँ पे पहला स्प्रिंग का कांस्टेंट कितना है? 2k1, तो 1/2k1 + 1/k2। जिनको अभी भी नहीं समझ में आया, सिंपल है, ये दोनों पैरेलल में, रिजल्टेंट इज 2k1। इन दोनों का रिजल्टेंट 2k1 इन सीरीज विद k2, तो इक्विवेलेंट इज 1/k इक्विवेलेंट 1/2k1 + 1/k2। हमको 1/k इक्विवेलेंट नहीं पूछा, हमको पूछा है k इक्विवेलेंट, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसका
इसका रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल निकालने के लिए क्या करोगे, 1/2k1 प्लस 1/k2 रेज टू -1। रेसिप्रोकल लेना है ना, रेसिप्रोकल मतलब ये ऊपर ये पूरा टर्म नीचे, तो k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/1/2k1 प्लस k2। k equivalent is 1/1/2k1 प्लस 1/k2। इसी को मैंने ऊपर लिख दिया, ऊपर लिखा तो क्या आएगा -1, तो इसके पावर में क्या आएगा -1। तो देखो कहाँ पे ऑप्शन है क्या कहीं पे, ऑप्शन नंबर बी 1/2k1 प्लस 1/k2 रेज टू -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, a simple harmonic motion is represented by x equal to 5√2 sin of 2 pi t plus cos of 2 pi t, amplitude of SHM is, simple question है ये भी। Do you remember x equal to a sin omega t plus b cos omega t, क्या है रिजल्टेंट क्या था उस केस में, अगर x equal to a sin omega t plus b cos omega t है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमने दिया है x इक्वल टू 5√2 साइन 2 पाई टी प्लस कॉस ऑफ 2 पाई टी, ऐसे लिखा है ना, तो ये 5√2 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इक्वल टू एक्चुअली तो दिख गया था a इक्वल टू b है, बट आई एम जस्ट सॉल्विंग फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग। एज सून एज यू सी कि यहाँ पे अंदर साइन 2 पाई टी प्लस कॉस 2 पाई टी है, मतलब 5√2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब a और b की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। अगर a और b की वैल्यू सेम आएगी तो आंसर एक्चुअली सॉल्व करने जैसा नहीं है क्वेश्चन, इट इज सो सिंपल। व्हाट इज a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, व्हाट इज a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, तो रिजल्टेंट विल बी अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर, मतलब इट विल बी √2a, बराबर, और a कितना है 5√2, व्हाट इज √2 into √2, 2 into 5 10, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज 10 सेंटीमीटर, मीटर जो होगा वो, तो 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ पार्टिकल ऑसिलेट्स सिंपल हार्मोनिकली, हमारे पास एक पार्टिकल है विच इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स काइनेटिक एनर्जी वेरीज पीरियोडिकली, मतलब जब पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन पीरियोडिक होगा। पीरियोडिक का मतलब ये होता है व्हेन समथिंग रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, राइट, गुड। एज आई टोल्ड यू, आपका क्लास इसको भी पीरियडिक बोलते हो बिकॉज एवरी डे आफ्टर एवरी 23 आवर, मतलब 4 बजे होगा, 5 बजे तक होगा, अगले दिन वापस 4 बजे होगा, फिर 5 बजे तक होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। So anything which repeats itself is called as periodic motion, right, या फिर periodic in nature। तो अगर पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करता है उसका काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो पीरियोडिक, मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, फिर वापस थोड़े टाइम के बाद मैक्सिमम होगा, फिर वापस थोड़े टाइम के बाद मैक्सिमम होगा, एंड एवरी टाइम व्हेन इट गोज टू मैक्सिमम द टाइम डिफरेंस बिटवीन टू मैक्सिमम इज ऑलवेज सेम। फॉर एग्जांपल, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी एट क्विक mean position and 0 at extreme position, right। तो हर बार पार्टिकल जब मीन पे आएगा तब उसका काइनेटिक एनर्जी होगा मैक्सिमम, हर बार जब वो एक्सट्रीम पे जाएगा तो होगा मिनिमम, 0 मतलब। अब अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल इज n, मतलब जो पार्टिकल लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी है n, द फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज n/2 n 2n या फिर 4n। यू हैव टू सॉल्यूशंस टू इट। पहला सॉल्यूशन ऑफ कोर्स नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड, कन्वेंशनल मेथड, जिसमें कोई दिमाग लगाने का काम नहीं है, फॉर्मूला लेना है, उसको सॉल्व करना है, मैथमेटिकल है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर, हाफ के। अगर m लिखता हूँ तो m ओमेगा स्क्वायर लिखना पड़ेगा मुझे वहां पे, तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो पार्टिकल मोशन कहीं से तो स्टार्ट करेगा,
मीन से स्टार्ट करेगा तो a sin ओमेगा टी, अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट करेगा तो a cos ओमेगा टी, इन जनरल कहीं से स्टार्ट करेगा तो आप लिख सकते हो a sin ओमेगा टी प्लस 5। तो यहाँ पे इन दिस केस x की वैल्यू आपकी मर्जी वो लिखो, a sin ओमेगा टी, a cos ओमेगा टी, a sin ओमेगा टी प्लस 5, a cos ओमेगा टी प्लस 5, whatever you want you can write down, no issues. So kinetic energy is equal to half k. I will assume the particle starts its motion from mean position, तो x की वैल्यू आएगी a sin ओमेगा t, तो x स्क्वायर आएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t, इसमें से a स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ k a स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर ओमेगा t, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा, बराबर। तो therefore kinetic energy is equal to 1 by 2 k a square cos square omega t, करेक्ट। अब जो पार्टिकल एसएसएम परफॉर्म कर रहा था उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपने क्या लिया, a sin ओमेगा t, आपने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में लिखा है साइन, काइनेटिक एनर्जी में आया cos स्क्वायर, कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों का पावर 1 1 चाहिए या तो 2 2 चाहिए। इफ यू वांट टू कंपेयर, या तो इसका पावर 2 लाओ या फिर इसका पावर 1 करो, नहीं तो कंपैरिजन नहीं हो सकता, दोनों दे आर नॉट सेम फंक्शन, कंपैरिजन के लिए फंक्शन शुड बी सेम। कैसे सेम नहीं है, सिंपल है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझ के चलोगे तो बेटर ही होगा। तो रिमेंबर एक था साइन फंक्शन, यू नो हाउ डज अ साइन वेव लुक लाइक, ऑफ कोर्स यू शुड नो, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। You know how does a cos wave look like? ऐसा? No, ऐसा नहीं, ऐसा ही होता है वो, राइट। लेकिन यहाँ तो cos का भी स्क्वायर है, क्या है cos का? cos का स्क्वायर, रिमेम्बर स्क्वायर में कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, स्क्वायर में क्या आता है? पॉजिटिव। मतलब मैं अगर स्क्वायर कंपेयर करूंगा तो मुझे ऐसा ही मिलने वाला है, सब का सब पॉजिटिव, तो कंपैरिजन ही गलत है। आप अगर वेलोसिटी को एक्सेलरेशन के साथ कंपेयर कर रहे हो तो गलत कंपैरिजन है, तो नहीं कर सकते ना। तो वैसे ही साइन के पावर 1 को कॉस के पावर 2 से कंपेयर नहीं कर सकते, इट इज मैथमेटिकली इनकरेक्ट, यू कैन नॉट डू इट। तो वो पावर हटाओ, कैसे हटाएंगे पावर, कैसे हटाएंगे, स्क्वायर रूट तो नहीं लिख सकते। यू नो व्हाट इज cos स्क्वायर थीटा, यू नो व्हाट इज sin टू थीटा एंड cos टू थीटा, व्हाट इज sin टू थीटा? नहीं वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं, टू साइन थीटा कॉस थीटा है वो है, बट और एक भी है, चलो वो बताओ। कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा, इसका कोई फॉर्मूला सुना है आपने पहले? टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, so you have heard of this, cos of 2 theta is 2 cos square theta minus 1, मतलब cos 2 theta plus 1 is equal to 2 cos square theta, मतलब cos square theta is cos 2 theta plus 1 by 2, तो ये 2 यहाँ से हटा के यहाँ लाया, यहाँ तक क्लियर, करेक्ट। तो cos square theta is 1 plus cos 2 theta by 2, cos square theta is 1 plus cos 2 theta by 2, हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या है, क्या है? अरे ये ओमेगा टी है, तो therefore cos square omega t is equal to 1 plus cos 2 theta, cos square theta, तो यहाँ पे cos 2 theta, तो यहाँ पे 2 omega t by 2, therefore ये इक्वेशन नंबर 2 अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो फ्रॉम 1 and 2, from equation number 1 and 2 what we can obtain is kinetic energy is equal to half k, उसके बाद a स्क्वायर और यहाँ पे 1 plus cos 2 omega t by 2, cos 2 omega t by 2, यहाँ तक क्लियर, इज दिस क्लियर, राइट? बराबर है, इतना ही आएगा, ब्रैकेट स्क्वायर नहीं आएगा, हो गया वो स्क्वायर का टर्म। अब इफ यू कंपेयर, यहाँ पे था
ओमेगा, यहाँ पे है 2 ओमेगा, इसको बोल देता हूँ मैं ओमेगा डैश। तो व्हाट इज ओमेगा डैश? 2 ओमेगा। ओमेगा डैश इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, it is the angular frequency of kinetic energy, and this is frequency of displacement। ये किसका फ्रीक्वेंसी है? डिस्प्लेसमेंट का। what is omega? 2 pi n, so 2 pi n dash equal to 2 into 2 pi n, 2 pi आंसर। तो n dash क्या आ गया? 2n। तो अगर SHN का फ्रीक्वेंसी n है तो काइनेटिक एनर्जी का कितना है? 2n। तो 2n आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर सी। तो मैं बता देता हूँ वापस एक बार मैथमेटिकल सॉल्यूशन, फिर एक ट्रिक बताता हूँ। आई टेल यू अ ट्रिक, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो ऐसा है, हमारे पास एक पार्टिकल था जो एसएचएन परफॉर्म कर रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी है एन। कितना है? एन। एन तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना हुआ? ओमेगा। तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में क्या आया? ओमेगा। फिर काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बाहर निकाल लो ए स्क्वायर को, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ऑफ कोर्स cos square theta is cos 2 theta plus 1 by 2, मतलब cos square omega t is 1 plus cos 2 omega t by 2। ये सीधा सीधा जाएगा के ही के इक्वेशन में। हमको यहाँ से समझ में आया, इसको फर्दर सॉल्व किए बिना समझ में आ गया कि यहाँ पे कितना है? 2 ओमेगा, वहां पे कितना था? ओमेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश कितना है? 2 ओमेगा। और ओमेगा डैश 2 पाई एन डैश, और ओमेगा 2 पाई एन, 2 पाई 2 पाई, तो एन डैश इज 2n। तो ऑप्शन नंबर सी। बट वेट, डू वी रियली हैव टू डू ऑल दिस? अगर आपको मोशन मोशन बहुत अच्छे से समझा है, या फिर अगर मोशन आपको ज्यादा अच्छे से नहीं भी समझा है, लेकिन अगर आपको कम से कम वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ याद है, हमने वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इसका ग्राफ प्लॉट किया था, अगर वो याद है, दोनों दोनों चीजें समझ लो, बोथ ऑफ देम विल गिव यू आंसर। और फ्रीक्वेंसी का मतलब पता होना चाहिए। ये जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन यू विल नॉट फाइंड इन एनी बुक, क्योंकि इट कम्स फ्रॉम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। जब तक टॉपिक नहीं समझा तब तक ये ट्रिक्स नहीं आएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म बाय पार्टिकल हाँ पर सेकेंड, पर सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज टाइम पीरियड? The time taken by the particle to complete one oscillation, frequency is 1 upon time period, right? जितने टाइम में पार्टिकल का एक चक्कर कंप्लीट हुआ, एक चक्कर, राइट, 1 राउंड, उसका रेसिप्रोकल क्या देगा हमको? फ्रीक्वेंसी। एक चक्कर कंप्लीट हुआ, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का एक चक्कर में 2 बार मैक्सिमम आया, 2 बार मिनिमम आया। कैसे? पार्टिकल अगर मीन से स्टार्ट करता है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है मीन पे, पता है? तो पहला काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम आया मीन पे, फिर पार्टिकल कहाँ गया? काइनेटिक का मिनिमम 0, पहला 0 आ गया, पहला मिनिमम हो गया, पहला मैक्सिमम हो गया, फिर पार्टिकल यहाँ पे आया मैक्सिमम, राइट, मैक्सिमम। एक राउंड कंप्लीट हुआ क्या अभी तक? नहीं। तो एक राउंड में 2 बार मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और 2 बार मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया एक राउंड कंप्लीट, राइट। तीसरी बार मत गिनना उसको, do not count it 3 times, 1 round, 2 बार काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, 2 बार काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। एक राउंड में मतलब फ्रीक्वेंसी अगर n होगा, किसका फ्रीक्वेंसी? मोशन का फ्रीक्वेंसी n होगा, तो काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम मिनिमम 2 बार आ रहा है, मतलब डबल डबल हो रहा है, करेक्ट। तो फ्रीक्वेंसी n, तो उसका फ्रीक्वेंसी 2 है। तो इफ यू रिमेम्बर, हमने प्लॉट भी किया था, हमने ऐसा प्लॉट किया था, अगर याद होगा तो। नेगेटिव एम्पलीट्यूड पे 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0, राइट। तो एक चीज याद रखो, पार्टिकल के एक ऑसिलेशन में काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम और मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम और मिनिमम 2 बार आता है। हाउ मेनी टाइम? 2 टाइम। अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी n है तो वहाँ पे 2n है, यहाँ ओमेगा है तो वहाँ पे 2 ओमेगा है, यहाँ पे 2n है तो वहाँ पे 4n है, यहाँ पे 3n है तो वहाँ पे 6n है। तो क्या जरूरत है सॉल्व करने की? देयर इज नो नीड टू सॉल्व, जस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मोशन। एक राउंड में 2 बार मैक्सिमम, 2 बार मिनिमम, इसका फ्रीक्वेंसी 1 तो उसका फ्रीक्वेंसी 2, तो फ्रीक्वेंसी इज डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
if two simple harmonic motions are represented by equation y1 equal to 10 sin 3 pi t plus pi by 4, मतलब पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड 10 है, y2 is 5 sin of 3 pi t plus root 3 cos 3 pi t. The ratio of their amplitude is 1:1. हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है ये. a1 is 10, a1 is 10. अब a2 में a और b आएगा क्योंकि 5 मल्टीप्लाई होगा, तो 5 sin of 3 pi t प्लस 5 रूट 3 cos of 3 pi t. तो थोड़ा सा मैं शॉर्टकट मार देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अंदर 5, यहाँ लिख देता हूँ मैं 5 रूट 3 और इस बाहर के 5 को कर देते हैं यहाँ से गायब. ये कौन बन गया a, ये कौन बन गया b. तो सेकेंड SHM का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो a2 आ जाएगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. a स्क्वायर इज definitely 5 square, that is 25, and b square is 5 root 3 square, that is 75. Root of 25 plus 75 is 100, that is 10. 10 is to 10. a1 था 10, a2 था 10, 10 is to 10, a1 is to 1. तो लिखने की जरूरत हमको नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी हुआ है. तो some questions are repeated here, and also it is a cross check for me to see if you are actually revising things or not. ये ऐसा क्वेश्चन पढ़ के इमीडिएटली याद आना चाहिए. Oh, okay, 1:1 done. अब this is a simple question. The displacement of a particle executing simple harmonic motion is given by y equal to 10 sin 6t plus pi by 3. ये आ गया एम्पलीट्यूड, ये हो गया ओमेगा. So this is a, this is omega, this is phase phi. Right, where t is in seconds, मतलब डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, टाइम सेकंड में है, तो SI यूनिट में है. यहाँ पे y के आगे लिखा है मीटर, मतलब SI यूनिट, टाइम सेकंड में मतलब SI यूनिट, तो आंसर भी SI यूनिट में आएगा. द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल and velocity of the particle respectively are initial displacement. What do you mean by initial? T equal to 0. अगर y equal to 10, 6, 10 ना 10 sin of 6t plus pi by 3 है, तो इनिशियली मतलब t equal to 0 पे y equal to 10 sin of 6 into 0, मतलब 0 of course, 6 into 0 is 0 plus pi by 3. So sin of pi by 3, what is sin pi by 3? Root 3 by 2. तो ये root 3 by 2 है, तो 1 का and 5 का. तो initial displacement is 5 root 3 मीटर. तो 5 root 3 तो एक में दिखता है हमको, ऑप्शन नंबर ए. तो हो गया क्वेश्चन खत्म, डन. और वेलोसिटी फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करोगे? लुक, अगर वेलोसिटी फाइंड करना है आपको, तो अब इसके बाद दो तरीके हैं वेलोसिटी फाइंड करने के. एक नंबर 1, इसका डेरिवेटिव ले लो. इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? dy by dt. तो वेलोसिटी के दो मेथड है डेरिवेटिव. 10 कांस्टेंट, साइन का डेरिवेटिव cos of 60 plus pi by 3, 6 into 6 मतलब ये बन जाएगा 60, into 6 है वो, into 6. अब इनिशियल वेलोसिटी पूछा है ना, इनिशियल वेलोसिटी मतलब t इक्वल टू 0 पे, तो v इक्वल टू 10 into 6 is 60. cos ऑफ ये 0 हो गया pi by 3, cos ऑफ pi by 3 हाफ, तो 60 का हाफ होता है 30 मीटर पर सेकेंड, है क्या? यस. मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 is v equal to omega under root of a square minus y square. x नहीं बोला क्योंकि डिस्प्लेसमेंट y में है, ओमेगा 6 है, ओमेगा 6 था कि नहीं, और a स्क्वायर a 10, तो a स्क्वायर 100. y is 5 root 3. व्हाट इज 5 root 3 का स्क्वायर? 75. राइट. तो एक काम करो, चाहिए तो यू कैन इंक्रीज वन स्टेप. दिस इज 10 स्क्वायर माइनस 5 root 3 का स्क्वायर, तो 6, this is 100 minus 75, 25 का रूट इज 5, 5 to 6 is 30. तो इस मेथड से भी करोगे तो भी 30, वहां से फाइंड करोगे तो भी 30. वैसे करना नहीं था क्योंकि 5 root 3 एक ही जगह पे है, ऑप्शन नंबर 8. नेक्स्ट क्वेश्चन.
तो वेलोसिटी स्पीड फाइंड करने के लिए एनी ऑफ दिस मेथड इज फाइन, whichever you want. So let us go ahead with next question. Two simple harmonic motions are represented by y1 equal to 10 sine of pi by 4 12t plus 1, y2 equal to 5 sine 3 pi t plus 5 root 3 cos 3 pi t. अभी तो देखा था ये 1:1. नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हुआ है हमारा. पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर, ए की वैल्यू 5, टाइम पीरियड 0.2, velocity and acceleration of the particle when the displacement is 5, amplitude 5, displacement 5. मतलब पार्टिकल क्या है? एक्सट्रीम. एक्सट्रीम का स्पीड कितना होता है? 0. तो ऑप्शन नंबर सी. तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, तो आई विल नॉट रिपीट इट. अगला क्वेश्चन ये भी सॉल्व हुआ है. बता दो. when a particle when the displacement of particle executing SHM is 1/4 of amplitude, x equal to a by 4, मतलब x by a is 1/4, मतलब potential by total is x by a का square 1/4 का square 1/16. तो potential by total 1/16, तो kinetic by total is 15/16. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ ये नहीं हुआ. टू पेंडुलम्स. वेरी गुड, गुड क्वेश्चन, अच्छा है. Two pendulums differ in length by 22 centimeter. अब जैसे आप सुनते हो differ in length, the first thought that comes into your mind is L1 minus L2. ऐसा नहीं चलेगा. L2 minus L1 भी हो सकता है. तो आगे पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ना. They oscillate at the same place. Same place क्यों बोला होगा? क्योंकि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज 2 pi root of L by G. मतलब वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है. सेम प्लेस क्यों बोला? क्योंकि अगर हमारे सिटी में है तो जी की वैल्यू अलग है. पोल पे जाओगे तो अलग होगा. पोल पे 9.8 होता है, इक्वेटर पे जाओगे तो 9.73 होता है. हमारा सिटी इन बिटवीन इक्वेटर एंड पोल है तो 9.76 के आसपास आएगा. दूसरा, ग्रेविटेशन, चैप्टर नंबर 5 11th स्टैंडर्ड. जी की वैल्यू कांस्टेंट एट द सरफेस ऑफ अर्थ होती है. अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे एल्टीट्यूड पे तो कम होगा, नीचे जाओगे तो भी कम होगा. तीसरा, अगर पेंडुलम को उठा के मून पे लेके गए तो डेफिनेटली चेंज होगा. तो ये सेम प्लेस बोलने का मतलब ये हिंट है आपके लिए कि जी की वैल्यू क्या लेना है? कांस्टेंट. तो जी की वैल्यू कांस्टेंट है. so that one of them makes 30 oscillations and other makes 36 oscillations during the same time. फ्रीक्वेंसी बताया, फ्रीक्वेंसी during the same time बोला ना, तो मेरी मर्जी ना, मैं टाइम 1 सेकेंड लूंगा, 1 सेकेंड लूंगा. इफ आई टेक 1 सेकेंड एज टाइम ड्यूरेशन, तो पहले के 30 ऑसिलेशन, दूसरे के 36 ऑसिलेशन, मतलब पहले का फ्रीक्वेंसी 30 है, दूसरे का 36 है. अब द लेंथ ऑफ पेंडुलम्स इन सेंटीमीटर आर. लुक, लेंथ आपको पूछा है. फर्स्ट ऑफ ऑल 30 ऑसिलेशन मतलब कम नंबर ऑफ ऑसिलेशन. ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड. जिसका फ्रीक्वेंसी कम उसका टाइम पीरियड ज्यादा. लॉजिकल है ना, उसको ज्यादा टाइम लग रहा है. यू हैव टू पेंडुलम, एक का फ्रीक्वेंसी कम है, मतलब इट इज टेकिंग मोर टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड. तो रिमेंबर दिस, डायरेक्टली L1 माइनस L2 लिखना नहीं, वो लिखा तो गए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेंशन कि पहले का फ्रीक्वेंसी है 30, दूसरे का फ्रीक्वेंसी है 36. फिर फ्रीक्वेंसी इज 1 टाइम पीरियड, but time period itself is proportional to root of length. बराबर. इसका मतलब frequency is inversely proportional to root of length. बराबर. गुड. तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका लेंथ कम. फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसका था? सेकंड का. तो लेंथ कम किसका है? सेकंड का. तो लेंथ ज्यादा किसका है? फर्स्ट का. नाउ यू कैन राइट therefore L1 minus L2 equal to 22, इक्वेशन नंबर 1. ऐसा डायरेक्टली लिखना नहीं, बोल दिया होता पहले का 36 दूसरे का 30 वेट, तो क्या आएगा उस केस में? L2 minus L1. और जेई नीट में आप देखोगे आगे क्वेश्चन आएंगे, जानबूझ के ऐसा इंफॉर्मेशन दिया है सो दैट यू मेक अ मिस्टेक. तो पहले चेक कर लो. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी टू दैट ऑफ लेंथ. फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब लेंथ कम.
राइट, फ्रीक्वेंसी ज्यादा था सेकंड केस का, तो लेंथ कम है सेकंड केस का, मतलब पहले केस का लेंथ ज्यादा है। इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अब हमको पूछा है व्हाट आर द लेंथ ऑफ दिस टू पेंडुलम, मतलब L1 और L2 की वैल्यू चाहिए। एक इक्वेशन दो अननोन सॉल्व होता है क्या? नहीं, तो दूसरा इक्वेशन चाहिए, ये यहाँ पे है इक्वेशन। तो व्हाट इज N1 by N2 अंडर रूट ऑफ L2 by L1, बट N1 की वैल्यू कितनी 30, इसकी कितनी 36, रूट ऑफ L2 by L1, 6 एंड 5 इसका स्क्वायर 25 by 36, रूट ऑफ L2 by L1, बराबर ना? रूट कैंसिल नहीं, रूट नहीं आएगा क्योंकि हमने स्क्वायर कर लिया इसके लिए। गुड, देन therefore L2 इक्वल टू 25 by 36 L1, इक्वेशन नंबर 2 कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे 1 में, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, so substitute the value of L2 here, so therefore L1 minus L2, what is L2? 25 by 36 L1 equal to कितना 22, 36 minus 25 कितना, हाँ 36 minus 25 11 L1 upon equal to 1 and what is L1 कितना 72, L1 अगर 72 है, अगर L1 72 है, L2 है L1 minus 22, L2 है L1 minus 22 है ना, L2 को यहाँ लिया तो क्या होगा पॉजिटिव, 22 क्या होगा नेगेटिव, तो L2 क्या आ गया L1 minus 22, 72 में से 22 है तो कितना होता है 50, तो L1 72 and L2 is 50, so L2 equal to L1 minus 22, that is equal to 50 centimeter, so 72 and 50, ऑप्शन नंबर 1। तो अगले कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं which we have already solved, so I just want a quick answer from your side. Displacement of particle varies with time according to the relation A sin omega t plus B cos omega t. Motion is SHM with amplitude under root of A square plus B square. ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था। मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वहां पे भी करेक्शन था, यहाँ पे भी करेक्शन है, और मैक्सिमम वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकेंड। Amax by Vmax is omega. Amax is 60, Vmax is 30, 60 by 30 is 2, omega is 2, omega is 2 pi by t, 5 seconds, ऑप्शन नंबर 8। दो पार्टिकल से परफॉर्मिंग SHM, each time they cross one another, they cross at x equal to a/2 half the amplitude and they are moving in opposite direction. Phase was 120। सब सॉल्व किया है तो पता होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, लेकिन पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग इन SHM with amplitude of 4 centimeter, a की वैल्यू 4। Displacement from the equilibrium position, its energy is half potential and half kinetic. A by root 2, याद है क्या? Kinetic energy equal to potential energy कब होता है? A by root 2। A की वैल्यू कितनी है? 4। 4 by root 2। 4 by root 2। What is 4? 2 into 2? 2 into 2 by root 2। तो 2 root 2। तो 2 root 2 ऑप्शन नंबर D। Correct? A by root 2 is the location where kinetic energy and potential energy are equal, half of total and half of total। A की वैल्यू थी 4, 4 is 2 into 2 upon root 2, तो 2 root 2। ये भी वही है, almost that question। मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होता है x इक्वल टू a by root 2 पे, लेकिन टाइम t by 8 पे, कैपिटल T by 8 टाइम पे काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर सेम। अ स्मॉल मास एग्जीक्यूट SHM अकाउंट नहीं अराउंड, ये भी करेक्शन किया था हमने, अराउंड अ पॉइंट O with amplitude A and time period t, its displacement from O at t by 8 after passing through O is a by root 2। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे ऑलरेडी हुए थे।
Okay, so we'll stop here. More questions in the next session.